अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की बायो चैप्टर नंबर 2। और जो टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। तो इनको हम स्टार्ट करेंगे कि ये टॉपिक क्या होता है। इससे पहले हमने प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन थी जिसमें हम फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन उनका फ़र्क पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरह के जो लेसन है वो लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक क्वेश्चन है, गिव डिटेल अकाउंट द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की जो डिटेल है वो बयान करें, ठीक है, वो दें कि वो उसकी डिटेल क्या है। तो सबसे पहले इसका ये है कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें तो टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर आपके पास है 31, 30 और 31, वहाँ पे ये दिया गया। और हम 30 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उस पैराग्राफ में मैंने हेडिंग में ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी आइसोलेशन है कि न्यूक्लिक एसिड को अलग किसने किया। तो वो कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1870। 1870 में एक ऑस्ट्रियन का फिजिशियन था। ऑस्ट्रियन एक मुल्क है, वहाँ का एक डॉक्टर है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिस्टर। मिस्टर भी कहते हैं या मिस्टर भी कह सकते हैं आप। तो ये फ्रेडरिक मिस्टर है जिसने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को अलहदा किया था 1870 में। अलहदा किससे किया था? पस सेल्स थे न्यूक्लियाई, या ठीक है, न्यूक्लियाई के पस सेल जो होते हैं वहाँ से इसको अलहदा किया। ड्यू टू दियर आइसोलेशन, इनकी अलहदा की बुनियाद पर, क्योंकि न्यूक्लियाई से इसको अलहदा किया गया इसलिए इसका नाम रख दिया गया। और ये इनकी जो नेचर है वो एसिडिक रहती है, यानी कि एसिडिक नेचर में होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दे वर नेम न्यूक्लिक एसिड, इनका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। तो अगर इसकी आइसोलेशन में आ जाता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए वाई न्यूक्लिक एसिड आर नेम्ड एज, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्यों रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। बस न्यूक्लियाई से अलग किया गया है और एसिडिक इन नेचर में है, इसलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अच्छा, अब आगे दूसरी हेडिंग जो बनाई गई है वो है टाइप की। इसकी दो टाइप होती है, न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और दूसरे को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, ठीक है। तो हम पहले डीएनए की डिटेल भी पढ़ेंगे और आरएनए की डिटेल भी पढ़ेंगे। थर्ड वाली हमारे पास जो है वो इसकी लोकेशन है कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, डीएनए कहाँ पे होता है और आरएनए कहाँ होता है। तो ये तीसरी हेडिंग हमारे पास है। तो क्या है कि डीएनए अक्कर इन क्रोमोसोम्स, डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, सेल्स के न्यूक्लियस में भी होते हैं। एंड मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और बहुत कम मिकदार में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस, आरएनए कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा डॉट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन राइबोसोम द साइटोसोल एंड इन स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। जी वो कहता है कि साइटोसोल यानी कि सेल का जो सोल्यूशन होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं मामूली सी मिकदार में आरएनए, ठीक है। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन मामूली सी मिकदार में साइटोसोल यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन होता है, सेल का जो सोल्यूशन होता है उसमें भी ये मामूली मिकदार में पाए जाते हैं। साइटो मीन सेल और सोल मीन सोल्यूशन, यानी कि सेल का जो सोल्यूशन जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है, सेल्स में। अच्छा, अब यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं कि ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें एक 5 कार्बन शुगर है जिसको हम राइबोज शुगर का नाम भी देते हैं। इसमें 5 कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो एडेनिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और कार्बन नंबर 5 के साथ जो है फास्फेट शुगर अटैच होती है, जो कि 3 फास्फेट होते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इनकी भी हम डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या न्यूक्लिक एसिड आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो न्यूक्लिक एसिड है ये सिंपल नहीं होता, ये बहुत कम्प्लेक्स होता है।
दे आर पॉलीमर ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। कहते हैं इनके पॉलीमर्स होते हैं, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स फार्म, इनकी बहुत सारी शक्लें होती हैं जो, और इसका जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया था जिसमें तीन जो है वो मौजूद होते हैं। एक तो नंबर वन पेंटोस शुगर है, नंबर टू नाइट्रोजनस बेस है जो कि एडेनिन अटैच की गई है, और नंबर थ्री फास्फोरिक एसिड है या फास्फेट है। ये तीन चीज़ें अटैच है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो कहते हैं कि ये यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये इसी से मिलके ये बनते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जबकि जो आरएनए है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड इनमें क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि इसके न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के बच्चों तीन पार्ट होते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ थ्री सब यूनिट, तीन सब यूनिट होते हैं। नंबर वन 5 कार्बन मोनोसेक्राइड्स यानी कि पेंटोस शुगर जो आपको ये दी गई है। नंबर टू नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो कि एडेनिन दिया गया। नंबर थ्री फास्फोरिक एसिड जो कि आपको यहाँ पे ये दिया गया। कार्बन नंबर वन से अटैच होता है नाइट्रोजन बेस, और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये वो तीन पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोस शुगर की, यानी कि ये जो 5 कार्बन शुगर है यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक इसका। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं पेंटोस शुगर क्या होती है। पेंटोस शुगर इन राइबोन्यूक्लियोटाइड इज अ राइबोस। राइबोन्यूक्लियोटाइड में ये राइबोस, वाइल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस। अगर तो डीएनए तो अगर आरएनए है तो आरएनए में इसको राइबोस शुगर कहेंगे, और अगर डीएनए है तो डीएनए में इसको डीऑक्सीराइबो शुगर कहेंगे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि वन ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 2। ये जरा बच्चों थोड़ा सा गौर से सुनना है आपने कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ये देखें, ये आपको एक पेंटोस शुगर नज़र आ रही है, 5 कार्बन शुगर। तो इसका कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ये 5 कार्बन है और इस कॉर्नर पे ये O है। ठीक है, ये बता देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 के साथ तो अटैच है एडेनिन यानी कि नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 यहाँ से, अगर कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पे OH है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, राइबोस शुगर है। अगर OH हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ये राइबोस शुगर है। ठीक है, और अगर यहाँ से एक ऑक्सीजन को, यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए OH ग्रुप से, इसको रिमूव कर दिया जाए और रिमूव करने के बाद यहाँ पे जस्ट H रह जाए, तो ये कहलाएगा डीऑक्सीराइबोस यानी कि DNA। ये DNA बन जाएगा। बस इतना सा फर्क है ये। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच है, OH यहाँ पे है, तो फिर तो ये राइबोस है यानी कि RNA है। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे खाली H रह जाएगा, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस यानी कि DNA बन जाएगा। तो ये RNA और DNA में बस यही फ़र्क है। ये आपको बताना चाहा था, कार्बन नंबर 2 के साथ OH के साथ ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए। तो ये हमारे पास पेंटोस शुगर हो गई। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन बेसिस की तरफ। तो नाइट्रोजन बेसिस आर 2 टाइप, ये 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल रिंग्ड यानी कि पैरामिडीन्स, और दूसरे को हम कहते हैं डबल रिंग यानी कि प्यूरिन्स। ठीक है, अब पैरामिडीन्स और प्यूरिन्स इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैरामिडीन्स 3 होते हैं। साइटोसिन जिसकी एब्रिवेटेड है C, थायमीन जिसकी एब्रिवेटेड है T, यूरासिल जिसकी एब्रिवेटेड है U। तो ये देखिए ये पैरामिडीन्स है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है साइटोसिन जो कि ये है, सिंगल रिंग है येलो में। दूसरा हमारे पास आ जाता है थायमीन जो कि ये है ब्लू कलर में और सिंगल रिंग है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आ जाता है यूरासिल जो कि ये है और सिंगल रिंग है, और इनकी एब्रिवेटेड भी दी गई। अच्छा, अब प्यूरिन्स क्या कह रहे हैं, प्यूरिन्स आर डबल रिंग होते हैं, और इसकी एब्रिवेटेड ये है हमारे पास एडेनिन जो कि A है, गवानिन जो कि G है। और ये देखें ये एडेनिन है यहाँ पे जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है, और डबल रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग है, एक ये है रिंग जो कि बेंजीन रिंग है, ये डबल रिंग। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है गवानिन जो कि ये दिया गया है।
जी इसकी एबिलिटी है। तो ये बच्चों दो टाइप के होते हैं इनके। आप अगर फार्मूला ये स्ट्रक्चर भी याद कर लें, ये इनके फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। प्यूरिन्स और एडेनिन इनके स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है, की गई हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस था नंबर 2, और नंबर 3 हमारे पास जो है वो फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो जिसका फार्मूला H3PO4 है। हैज़ एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप। कहते हैं इसमें एक ऐसी एबिलिटी है कि ये एस्टर लिंकेज पैदा कर सकता है OH ग्रुप के साथ फास्फोरिक। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच पोजीशन नंबर 1। कहते हैं कि आमतौर पर तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो पोजीशन नंबर 1 के साथ अटैच होती है, यानी कि कार्बन नंबर 1 के साथ, जबकि फास्फोरिक एसिड जो है वो अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आपने देखा भी है। यहाँ पे ये देखें कि नाइट्रोजनस बेस जो है ये वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, और जो फास्फोरिक एसिड है ये कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। ठीक है, ये आपको बता दिया। अच्छा, अब आगे वो बता रहा है कि सिंस फास्फेट फॉर्म अ डबल एस्टर लिंकेज विद द पेंटोस शुगर द लिंक इज नोन एज द फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्योंकि ये जो फास्फेट एसिड है ये डबल लिंक बनाता है उसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, तो इसलिए इसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम भी देते हैं। ठीक है, मतलब ये देखें, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये साफ ज़रा नज़र नहीं आ रहा। तो ये राइबोस है और ये एडेनिन है, ये 3 फास्फेट है। 3 फास्फेट जो है ये देखिए ये बॉन्ड बना रहे हैं, और ये इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। ठीक है, और ये होता है। अच्छा, अब आगे जो है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि द कंपाउंड फॉर्म बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एंड द पेंटोस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर तो ये है कि ऐसा अगर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जिसमें नंबर 1 पेंटोस शुगर है और नंबर 2 जो है हमारे पास वो है पेंटोस शुगर बेस और नाइट्रोजनस बेस, ये दो चीज़ें हों तो फिर उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी कि अगर तो आपके पास, मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, अगर आपके पास पेंटोस शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस यानी कि एडेनिन, बस ये दो चीज़ें हों, ये अटैच ना हो, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और अगर इन दोनों के साथ एक तीसरी चीज़ ऐड कर ली जाए जिसको हम पेंटो फास्फोरिक एसिड कहते हैं या फास्फेट कहते हैं, तो अगर ये ऐड कर दी जाए तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का बच्चों फ़र्क यही है कि ये जो है ये दो चीज़ों अगर कम्बिनेशन हो तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, अगर तीसरी चीज़ आके अटैच हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बस यही फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो ये वो बता रहा था कि इन दोनों में ये फ़र्क है, और ये इसकी डेफिनेशन थी यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन या पॉइंट आउट कर लें। उसके बाद फिर न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन है, और वो कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड एंड अ फास्फोरिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसाइड और उसके साथ फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये बच्चों आपके पेज नंबर 31 पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, और मैंने भी आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं डायग्राम यहाँ पे दी गई है वो डायग्राम आपके बुक में भी दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाईली एनर्जी बॉन्ड जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है। अच्छा, तो वो आगे क्या है, ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंटेन राइबोस शुगर। अगर तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो वो राइबोस शुगर जो है वो राइबोस शुगर होगा। वेर इज द शुगर इन ईच न्यूक्लियोटाइड, डीएनए डीऑक्सी। जी वो क्या है, वही बात कर रहा है जो पहले आपको बताई थी कि अगर तो आरएनए का है तो उसको हम राइबोस शुगर कहेंगे, और अगर वो डीएनए का है तो उसको हम डीऑक्सी राइबोस कहेंगे। ठीक है, तो ये बस है। और डीऑक्सी राइबोस क्यों कहा जाता है, ये फिर वहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता दी है। ATP is also important nucleotide used as energy currency by the cell। कहते हैं जो ATP है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, और जो ATP है वो एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है जो कि सेल का क्या है, एनर्जी है, एनर्जी करेंसी भी है। ठीक है, सेल के लिए, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये था बच्चों हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की यानी कि इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, उसके बारे में पढ़ा। फिर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें सब यूनिट कितने होते हैं, उसमें 3 सब यूनिट होते हैं, उसकी डिटेल पढ़ी। सबसे पहले राइबोस शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, फिर फास्फोरिक एसिड,
इनकी डिटेल पढ़ी है। तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक था। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डीएनए है। और ये डीएनए जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है। और आज हम अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। बच्चों आप ये लेक्चर पूरा सुनिएगा, पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। और पूरा सुनने के बाद अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दूंगा। कल हम इंशाल्लाह डीएनए को स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।